हम पढ़ेंगे फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्टिविटी के बारे में। फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्टिविटी तीन फंडामेंटल एस्पेक्ट्स हैं प्रोडक्टिविटी के। पहला है स्टैंडिंग क्रॉप, दूसरा है मटेरियल रिमूव्ड, और तीसरा है प्रोडक्शन रेट। तो सबसे पहले स्टैंडिंग क्रॉप के बारे में पढ़ेंगे। स्टैंडिंग क्रॉप amount of living material in different trophic levels or in a component population is known as the standing crop। जो अलग अलग किसी भी इकोसिस्टम के ट्रॉफिक लेवल हैं उनमें जो लिविंग मटेरियल का अमाउंट उपस्थित है या किसी भी कंपोनेंट पॉपुलेशन में किसी भी समय जो लिविंग मटेरियल का अमाउंट अवेलेबल है उसको कहते हैं वो नॉन एज दी स्टैंडिंग क्रॉप। तो स्टैंडिंग क्रॉप क्या है? द अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल in different trophic levels or in a component population is known as standing crop। जो स्टैंडिंग क्रॉप है इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द नंबर पर यूनिट एरिया, और इसको बायोमास के रूप में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे ऑर्गेनिजम्स का मास है, लिविंग ऑर्गेनिजम से इनका जो मास है, बायोमास को कैन बी मेजर्ड एज लिविंग वेट। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है इनका लिविंग वेट, और यहाँ इनका ड्राई वेट या फिर एश फ्री ड्राई वेट, या इनका कार्बन वेट, जो इनमें कार्बन उपस्थित है उसके वेट से, या फिर कैलोरीज के द्वारा बायोमास को हम मेजर कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसी यूनिट के द्वारा जो कि कंपैरेटिव पर्पसेस के लिए यूज़फुल हो उसके द्वारा भी बायोमास मेजर कर सकते हैं। जो स्टैंडिंग क्रॉप है ये किसी भी इकोसिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। इसके साथ ही ये उनके लिए जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हैबिटेट और लिविंग स्पेस भी प्रोवाइड करती है। तो ये क्या करती है, जो स्टैंडिंग क्रॉप है पोटेंशियल एनर्जी को तो रिप्रेजेंट करती ही है, साथ ही साथ में ये हैबिटेट और लिविंग स्पेस
फॉर ऑर्गेनिजम्स। जैसे किसी फॉरेस्ट में जो ट्रीज हैं वो एनर्जी तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं, साथ में फूड और फ्यूल के रूप में जो एनर्जी दे रहे हैं, पर जो क्लाइमेट को भी मॉडिफाई कर रहे हैं और जो बर्ड्स हैं और अदर एनिमल्स हैं उनको शेल्टर भी दे रहे हैं। जैसे ट्रीज इन ए फॉरेस्ट क्या क्या काम कर रहे हैं ये? एनर्जी किसके रूप में दे रहे हैं? फूड एनर्जी और फ्यूल एनर्जी, और साथ ही साथ में मॉडिफाई कर रहे हैं क्लाइमेट को। और शेल्टर देते हैं बर्ड्स और अदर जो एनिमल्स फॉरेस्ट में रहते हैं। तो इस प्रकार से जो स्टैंडिंग क्रॉप है एनर्जी भी प्रोवाइड करती है और साथ में हैबिटेट और लिविंग स्पेस भी प्रोवाइड करती है। अगला स्टेप है, एस्पेक्ट है मटेरियल रिमूव्ड। जो सेकंड एस्पेक्ट है प्रोडक्टिविटी का, मटेरियल रिमूव्ड फ्रॉम द एरिया पर यूनिट टाइम, और ये जो मैन को यील्ड होती है उसको इंक्लूड करती है। ऑर्गेनिजम्स हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये इकोसिस्टम से ई माइग्रेशन के द्वारा रिमूव कर दिए जाते हैं और मटेरियल ऑर्गेनिक डिपॉजिट्स के रूप में रिमूव किए जाते हैं। तो जो सेकंड कंसेप्ट है प्रोडक्टिविटी का, मटेरियल रिमूव फ्रॉम द एरिया पर यूनिट टाइम and includes the yield to man। ऑर्गेनिजम्स इकोसिस्टम से जो रिमूव किए जाते हैं, ऑर्गेनिजम्स removed from the ecosystem by e-migration, और जो मटेरियल्स हैं ये रिमूव किए जाते हैं ऑर्गेनिक डिपॉजिट्स के रूप में। किसी भी कम्युनिटी को मेंटेन करने के लिए जितनी मात्रा में हम इसमें से मटेरियल रिमूव कर रहे हैं उतना ही इसमें मटेरियल किसी भी रूप में वापस से ऐड करना होगा, सप्लाई करना होगा। तो ये जो सप्लाई है न्यूट्रिएंट्स के रूप में हो सकती है, इमाइग्रेंट्स के रूप में होती है, और अधिकतर जो ये सप्लाई है ये है जितनी अवेलेबल मटेरियल जितना हम रिमूव कर रहे हैं उससे थोड़ी अधिक हो तो ज़्यादा ठीक रहता है कम्युनिटी के मेंटेनेंस के लिए। तो क्योंकि जितना लॉस होता है एनर्जी का, इनएविटेबल लॉस ऑफ एनर्जी रोकने के लिए, एनर्जी और मटेरियल का जो इनएविटेबल लॉस हो रहा है उसको कम करने के लिए जितनी हमको अमाउंट रिमूव करना उससे अधिक इसकी सप्लाई करनी चाहिए। जैसे इसको हम एक नेचुरल पास्चर, जिसमें कि जो शेप है उसकी यील्ड को मैक्सिमम यील्ड प्राप्त करने के लिए एक नेचुरल पास्चर को किस प्रकार से मेंटेन करना है, डेवलप करना है, उससे इसको समझा सकते हैं। कंसेप्ट को, जो कंसेप्ट है मटेरियल रिमूव्ड का, इसको हम एक नेचुरल पास्चर जिसमें कि शीप को रखा जाता है और मैक्सिमम यील्ड किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं उस क्रिया से समझा सकते हैं। नेचुरल पास्चर
for obtaining maximal yield of sheep. तो इसमें क्या करते हैं, जो प्लांट प्रोड्यूसर्स हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, जिन पर शीप डिपेंड करते हैं फूड के लिए, तो इनके अगर ग्रोथ को बढ़ा दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए, किससे कर सकते हैं, फर्टिलाइजर्स के द्वारा, बाय एडिशन ऑफ फर्टिलाइजर्स। इसके द्वारा जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है, इनकी ग्रोथ बढ़ जाएगी। जब इनकी ग्रोथ बढ़ जाएगी तो ये शीप अधिक संख्या में उनको सपोर्ट करेंगी, एनर्जी प्रदान करेंगी। तो पर इसके साथ ही साथ ये क्या करेंगी, जो दूसरे हर्बीवोर्स हैं जैसे रोडेंट्स, तो इनको भी फूड अवेलेबल होगा, वो इनको भी सपोर्ट करेंगे। जो रोडेंट्स हैं इनकी पॉपुलेशन को भी जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं सपोर्ट करेंगे। तो शीप को तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ में जो दूसरे रोडेंट्स हैं उनको भी सपोर्ट करेंगे। अगर रोडेंट्स की संख्या बहुत अधिक में बढ़ जाती है तो इनका रिडक्शन करना ज़रूरी हो जाएगा पास्चर को मेंटेन करने के लिए। तो ये रिडक्शन करने के लिए इसमें जो प्रेडेटर्स हैं उनको अलाउ करना पड़ेगा, रोडेंट्स को ख़त्म करने के लिए, इनका नंबर रिड्यूस करने के लिए। पर अभी प्रेडेटर्स को जिनको अलाउ करते हैं पास्चर में, इनका ये देखना है कि इनकी संख्या बहुत अधिक ना हो जाए, क्योंकि अगर इनकी संख्या बढ़ जाएगी तो ये शीप के लिए मेन के साथ में compete कर सकते हैं। तो इसलिए इनका नंबर भी कम ही रखना पड़ेगा। तो एक सूटेबल बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा जिसमें कि हम मैक्सिमम यील्ड प्राप्त कर सकें शीप की। तो जितने भी मेंबर हैं किसी इकोसिस्टम में, उनके बीच में एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, तभी हम मैक्सिमम यील्ड प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा एस्पेक्ट है प्रोडक्टिविटी का, प्रोडक्शन रेट। प्रोडक्शन रेट ये वह दर है जिसमें जो वृद्धि प्रक्रियाएं होती हैं किसी भी इकोसिस्टम में, किसी भी एरिया में, जो आगे की ओर अग्रसर हो रही होती हैं, प्रोडक्शन रेट कहलाती है। प्रोडक्शन रेट इज द रेट एट विच ग्रोथ प्रोसेसेस are going forward within the area ऐसे एरिया जिनमें जो प्रोडक्शन रेट है वो डिस्ट्रक्शन रेट से अधिक होती है, तो जो इकोसिस्टम के एक या अधिक कंपोनेंट उनमें एक नेट इंक्रीज देखी जाती है। तो ये जो सरप्लस मटेरियल होता है ये मैन के द्वारा रिमूव कर दिया जाता है, जो एक यील्ड के रूप में प्राप्त होता है, या फिर ये किसी अन्य तरीके से इसको रिमूव कर दिया जाता है इकोसिस्टम से, या फिर ये परमानेंटली एडिट किया जाता है, सिस्टम में ही ऐड होता रहता है। जो सबसे लास्ट केस है, जैसे इसको परमानेंटली ऐड होने देते हैं कि ये हमेशा इकोसिस्टम में ऐड ही होता रहता है, तो इससे क्या होता है, जो इकोसिस्टम उसके ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स की संख्या बहुत अधिक इंक्रीज़ हो जाती है। और ये जो इंक्रीज़ है, ये जो इकोसिस्टम में हम न्यूट्रिएंट्स ऐड कर रहे हैं उस एरिया में, उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि एक्वेटिक इकोसिस्टम है किसी लेक में, इसमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये पहले से अवेलेबल हैं, और इसमें हम फ्रिक्वेंटली न्यूट्रिएंट्स और ऐड होते जा रहे हैं, टाइम टू टाइम एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं। तो क्या होता है कि जो यह लेक है यूट्रोफिक हो जाती है, और इसके बाद भी अगर इसमें न्यूट्रिएंट्स बढ़ते जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन और फॉस्फोरस है,
इनकी मात्रा बहुत अधिक होती जाती है तो ये यूट्रोफिकेशन अवस्था कहलाती है। और इसके बाद भी इसमें अगर ये न्यूट्रिएंट्स बढ़ते जाएंगे तो हाइपर यूट्रोफिकेशन स्टेज प्राप्त होती है, जो कि एक पॉल्यूशन का रूप ले लेती है। तो इस प्रकार से इसलिए इसके हाइपर यूट्रोफी से बचने के लिए इकोसिस्टम में से जो मटेरियल हैं इनको रिमूव भी करते रहना ज़रूरी है। इसी प्रकार की जो इंक्रीज या लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स की जो दूसरे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स हैं, दूसरे हैबिटेट्स हैं, उनमें भी देखी जाती है।